हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड ओपन स्कूल के सारे क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। तो जो क्वेश्चंस आंसर यहाँ पर आपको वो भी पूछे गए, वो भी हम देखने वाले हैं हिंदी के। तो पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम 1 से लेकर पूरे 12 तक के देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल पर न हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे जो आपके सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन है आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको बस जो दिया गया डिस्क्रिप्शन में वो सर्च करना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सही विकल्प है, इसके पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? अलंकारहीन कविता की। चलिए दूसरा है, दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कला साधना की अपेक्षा समाज सेवा को महत्व देना। तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। चौथे का इसी प्रकार से सही शून्यता हो जाएगा। और पांचवा क्या हो जाएगा? परिपत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक जो इसका ब है, रिक्त स्थान की ओर। तो रिक्त स्थान के पहले का उत्तर पराधीन हो जाएगा। दूसरे का उत्तर क्या होगा? बैर हो जाएगा इसी प्रकार से। तीसरे का उत्तर पर्याय। और चौथे का क्या होगा? हरिशंकर परसाई। पांचवा श्रृंगार रस आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो नेक्स्ट में आपको इस प्रकार से दिए गए सही जोड़ी यहाँ पर देखने वाले। तो सीजी बोर्ड ओपन स्कूल के सारे प्रश्नों के सारे विषयों के उत्तर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर कर दे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउट नट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड्स में आपको मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर कर दे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना आपको, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? तो माधुर्य भाव युक्त है। आगे है आपको इसी प्रकार से जो अधिनायकता यहाँ पर पूछा गया है, तो वो क्या है? दूसरों पर शासन करना। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर कुरुक्षेत्र उनकी रचना है। ऋतुराज बसंत में आते हैं, यहाँ पर उत्तर हो जाएगी। चलिए सत्य सत्य देख लेते हैं। तो सत्य सत्य में पहला उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सत्य है बिल्कुल। दूसरा उत्तर भी क्या है? सत्य है। तीसरा असत्य हो जाएगा। चौथा फिर से सत्य। और पांचवा क्या है? उत्तर इसका असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, तुलसीदास की भाषा शैली कौन सी है? तो तुलसीदास की भाषा शैली के विषय में बात करें तो वह लोक भाषा का प्रयोग करते थे। और उनकी भाषा कैसी थी? अवधि ब्रज भाषा यहाँ पर वो प्रयोग करते थे। उदाहरण के लिए यदि बात करें तो रामचरितमानस हो गया, पार्वती मंगल, यहाँ पर वो अवधि भाषा का प्रयोग करते थे। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो मनुष्य की दिनचर्या में उसके सुबह से लेकर शाम तक के सारे क्रियाकलाप या गतिविधि आती है। हमें अपने दिन भर के कार्यक्रमों के बारे में पूरा पता होना चाहिए। व्यक्ति की आदर्श दिनचर्या निम्नलिखित किस प्रकार से हो सकती है? तो इसमें कौन कौन सी बातें शामिल है तो देख लेते हैं। प्रातःकाल शीघ्र उठना चाहिए, शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए, प्रभु स्मरण करना चाहिए, चाय नाश्ता करना चाहिए, उसके बाद कार्य क्षेत्र पर जाना चाहिए। अगला कार्य ये हो जाएगा। और नेक्स्ट का हो जाएगा दोपहर का भोजन और सायकालीन पुरुषार्थ और दैनिक चार्ट भरना या डायरी लिखना है, बहुत अच्छा कार्य होता है। उसके बाद सबसे अंतिम कार्य जो है शयन यानी सोने का कार्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से, आपको निबंध का आशय स्पष्ट करना और 2 निबंधकार के नाम लिखना। तो निबंध का आशय क्या होगा? निबंध शब्द निह धन बंध से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह बंधा हुआ। अपने विचारों या भावों को भाषा में भली भांति क्रमबद्ध बांधना ही निबंध कहलाता है। 2 निबंधकारों के नाम इस प्रकार से, एक तो बहुत अच्छे से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत अच्छे हैं ये। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल दोनों बहुत अच्छे निबंधकार हैं, इनके नाम आपको लिख। अगला प्रश्न इसी प्रकार से, कवि ने जगत को तो पवन इसलिए कहा है, इसका उत्तर होगा क्योंकि उनकी नज़र में जब वन में गर्मी पड़ती है तो सभी प्राणी अपने आपसी मतभेद और तकरारों को भूलकर पेड़ों की छांव में एक साथ बैठ जाते हैं। इसे कवि यह संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर जगत को पवन जो है, तो कि जब पशु पक्षी अपने आपसी मतभेद शत्रुता भुलाकर एक साथ रह सकते हैं तो मानव एक साथ क्यों नहीं रह सकते, यहाँ पर ही कहना चाहते हैं। तो यही कहा गया पूरा, उसका वर्णन यहाँ पर आपको करना है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देख। तो अगले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा, मैंने अनपढ़ बनाए रखने की साजिश पाठ पढ़ा और मेरे मत के अनुसार शिक्षा और साक्षरता का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। हमें शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। हमें कम से कम 10वीं तक शिक्षा देश के हर निवासी के लिए अनिवार्य हो और हर सरकारी लाभ लेने के लिए 10वीं तक व्यक्ति अवश्य पढ़ा लिखा होना चाहिए। इससे साक्षरता दर जो है वो बढ़ जाएंगी, सभी व्यक्ति शिक्षित होंगे और इससे सभी को पर्याप्त मात्रा में ज्ञान मिलने के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वह अपना भविष्य भला बुरा समझ सके। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं।
अगले प्रश्न है, प्रतिवेदन की विशेषताएं पूछी गई है। तो प्रतिवेदन की निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी? सबसे पहला, प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य मुख्य बातें लिखी जाती है। दूसरा क्या है, प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती है, सारी बातें सिलसिलेवार लिखी होती है। ये उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्या है, प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है, बातें विस्तार में नहीं संक्षेप में लिखी जाती है। कोई भी बातें जो है वो विस्तार में हम इतना डिटेलिंग नहीं बता सकते, तो इसलिए उसको हम संक्षेप में लिख देते हैं। अगला है, प्रतिवेदन ऐसा हो जिसकी सारी बातें सरल और स्पष्ट हो, उनको समझने में सिरदर्द ना हो, उनका एक ही अर्थ हो और निष्कर्ष हो। स्पष्टता, यहाँ पर आपको लिखना एक अच्छे प्रतिवेदन की बड़ी विशेषता होती है। मतलब स्पष्ट, यदि आपने बातें अपनी स्पष्ट कर दी है तो इससे क्या होगा, इससे सामने वाला जो है वो आपकी पूरी बातों को स्पष्ट तौर पर समझ जाएगा और जल्दी से उसका जो है वो पर्याप्त मात्रा में उसको क्लियर कर पाएगा। तो प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है, इसमें पक्षपात भी नहीं होता। तो ये सारी प्रतिवेदन की मुख्य विशेषता होगी। इसके बाद अगले प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न का उत्तर देखने से पहले यदि आप चैनल से नए जुड़े और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सीजी ओपन स्कूल के सारे सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम पेपर के आंसर है वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी जल्दी से शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो यहाँ पर पूरे वीडियोज़ जो आपको मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के, आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा सोल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, और आराम से आपको सारा सोल्यूशन अपने आंसर शीट में लिखना है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले पीडीएफ के लिए। चलिए यहाँ पर है जो अगला क्वेश्चन उसका आंसर है, मुझे कदम कदम पर कविता में क्या बताया गया? बताया गया है कि चौराहे मिलना बहुत अच्छा है, ये रास्ते में संकट बनकर नहीं बल्कि विकल्प बनकर हमारे सामने आते हैं। यानी हमारे समक्ष जितने रास्ते होंगे उतने ही विकल्प होंगे, और हम उनमें से जो भी विकल्प चुनेंगे वह अपने आप में एक अन्य विकल्प लिए हुए होगा। यानी कि चौराहा आप जब जाते हो तो आपको चारों रास्ते नज़र आते हैं, अब इसमें से आप कोई एक रास्ता चूज़ कर लेते हो, आप फिर उस रास्ते पे बढ़ते हो तो ज़रूरी आपको वहाँ पर भी अन्य विकल्प मिले, यानी अन्य रास्ते आपको वहाँ पर भी मिल सकते हैं। तो यही वर्णन उसमें किया गया है पूरा कविता में। अलग अलग पे आपको बहुत सारी चीज़ें, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, अलग अलग सब कुछ मिलेगा आपको, तो ये पूरा वर्णन इसमें दिया गया है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे, जल्दी से फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक मार दो, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का जो आपको नाम है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक आपका 16 और 17 पूछे गए। तो युवा पीढ़ी में जो आत्मनिर्भर स्वाभिमान की जो चेतना है उसको किस प्रकार से उसको विकसित होना चाहिए, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर लिखना है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, वर्तमान में क्या है, आज के समय में युवा पीढ़ी अपने कीमती समय को फिजूल के कामों के लिए व्यर्थ कर रहे हैं, इसलिए दिन ब दिन क्या हो रहा है, देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। केवल भारत के अंदर ही बेरोजगारी का यहाँ पर यदि हम अनुमान करें तो केवल कितनी है, 6.1% यहाँ पर बेरोजगार है, जो कि पिछले 4 दशक में बात करें यानी पिछले 40 सालों से बात करें तो इन 40 सालों में सबसे ज़्यादा है। अभी तक के इसका रिकॉर्ड यहाँ पर टूट चुका है। तो ये पूरा वर्णन यहाँ किया गया युवाओं के बारे में। तो उन्हें अपने माता पिता का सहयोग करना चाहिए, वो जिस कार्य को करते हैं। वर्तमान में क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नई कामों को वहाँ पर सहायता नहीं करते, वो केवल अपना कार्य ही देखते हैं। तो युवाओं को जरूरत है कि क्या करे, वो अपनी आत्मसमीक्षा करे, इससे उन्हें क्या हो, इससे वो जान सके कि उनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें, उनका सपना जो है वो केवल एक सपना नहीं है, उनको अच्छे से उसको क्या करना है, उस पर अमल भी करना है, उस पर दूसरों पर निर्भर नहीं रहना, स्वयं सेल्फ से उनको क्या करना है, मेहनत करना है। तो ये पूरा आपका जो क्वेश्चन इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा युवा पीढ़ी के ऊपर जो पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। क्रोध के बारे में, क्रोध से हमें क्या नुकसान होते हैं? तो क्रोध से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि क्रोध जो है एक भयंकर शत्रु है मनुष्य का, क्रोध में आकर मनुष्य अपना ही विनाश कर बैठता है, और बहुत सारी चीजों से उसको क्या होता है, नुकसान। क्रोध करने से क्या हानि हो सकती है, इसके बहुत सारे हानि है, इसमें नुकसान और दुष्प्रभाव भी आपके बहुत सारे हैं। जैसे कि यदि हम मानव, गुस्से जो है मानव का सबसे बड़ा दुश्मन और शत्रु है, क्योंकि इससे लाभ की बजाय नुकसान सर्वाधिक है। क्रोध करने से न केवल सामने वाले के नुकसान की संभावना होती है, बल्कि इससे आप अपना भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। सामने वाले का नुकसान तो तय है, आप भी इसमें एक बड़ा भागीदारी हिस्सा आपका भी है। जब शरीर क्रोध के आवेग में काबू हो जाता है तो मनुष्य विचार कैसा हो जाता है, शून्य, उसे कुछ भी सूझता नहीं है, जैसे मुंह में आया बोल दिया, और अथवा जो हाथ में आया उसे चला दिया जाता है। ऐसा करने से बाद में मुझे पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगता, और यदि आप क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है, बेहद हानिकारक है। ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, और इससे बहुत सारी आपको बीमारी हो सकती है। यहाँ से ये पूरा आपको लिख लेना। तो बहुत सारे लोग ऐसे जैसे, तो यहाँ पर जो एक रिकॉर्डिंग है कि जैसे गुस्सैल स्वभाव के अधिकतर लोगों की मृत्यु किससे हुई, हृदयघात यानी हार्ट अटैक से भी हुई है। तो ये गुस्से के कारण ही यहाँ पर जो आपका प्रेशर बढ़ता है उसके कारण ही सब कुछ हो जाता है।
तो इस प्रकार से आपको ये पूरा यहाँ पर लिख देना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आपको क्या करना है, मीराबाई का जीवन परिचय यानी उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। तो जन्म उनका 1498 में हुआ था। कहाँ पर हुआ, जन्म स्थान पूछा गया है। तो मीराबाई का जन्म राजस्थान में जोधपुर के मेड़ता के निकट कुड़की ग्राम यानी मारवाड़ रियासत में सन 1498 में हुआ। ये आपको लिखना है। चलिए इनका मृत्यु देख लेते हैं। तो आगे इनकी मृत्यु आपको लिख देना है, जो आपको पूछी गई जन्म स्थान और मृत्यु। तो 1546 ईस्वी में क्या हुआ, ये इनकी जो है मृत्यु हो गई। मीरा अपने अंतिम दिनों में द्वारका चली गई थी, यानी इनकी जो मृत्यु स्थान है वो द्वारका में हुई थी। साहित्य सेवा आपको यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं। अब इनकी रचनाएं भी यहाँ पर, जैसे कि बहुत प्रसिद्ध रचनाएं इनकी, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोटा के पद, राग विहाग यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं, फुटकर पद, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, बहुत प्रिय प्रिय रचनाएं। चलिए भाव पक्ष और कला पक्ष देख लेते हैं। मीराबाई द्वारा रचित काव्य साहित्य में उनके हृदय की मर्मस्पर्शी वेदना है, प्रेम की आकुलता है, भक्ति की तल्लीनता है, ये सभी वर्णन कर देंगे। इसके साथ ही आपको मीराबाई अथवा रहीम का बोला है तो हम मीराबाई का यहाँ पर लिख रहे हैं। इसके साथ आप रहीम का भी लिख सकते हैं, आपको जो भी अच्छे से आता हो। आगे ये भी लिख सकते हैं, उनकी रचनाओं में दाम्पत्य भाव की झलक है और मीरा का विरह पक्ष साहित्यिक दृष्टि से मार्मिक भी है। और ये हो गया उनका कला पक्ष। कला पक्ष में आपको भाषा शैली पूरी वर्णन करना है, उनका अलंकार, भाषा किस प्रकार से शैली, ये पूरा लिख देंगे आप। जैसे कि उनकी भाषा जो है राजस्थानी ब्रज भाषा है, उनकी शैली मुक्तक शैली। अलंकार में उन्होंने सभी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान चाहे तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। वर्तमान की जो मीरा है वो कहा जाता है महादेव वर्मा जी को। ये आपको पूछा गया ऑब्जेक्टिव, तो ये भी आपको नोट करना है। तो ये इस प्रकार से दिया गया, इसको पूरा लिख लेंगे। मीरा ने अपने हृदय में व्याप्त वेदना और पीड़ा को बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है, इसी कारण उनको आज याद किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिवेदन से क्या तात्पर्य है, प्रतिवेदन के तत्वों को समझाइए। तो प्रतिवेदन क्या है, भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों को क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। ये पूछा गया है। इसको और एक शब्दों में क्या लिख सकते हैं, वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। शॉर्ट में एक रिपोर्ट आप तैयार करते हो, जैसे आपको कहा जाता है एग्जाम के लिए कुछ चीज़ों पे कोई फोकस करने कहा जाता है, उस पर रिपोर्ट तैयार करने कहा जाता है, तो उस पर करते हो, तो यही उसी प्रकार की प्रतिवेदन कहलाते हैं। यानी उस पर आप यदि करते हो तो पहले उसका टाइटल किस पर आधारित है, फिर किस प्रकार से आपने उसको करा है, कहाँ से आपका सोर्स लिया, पूरा बताते हैं। तो ये पूरा वर्णन लिख देंगे। इसको हम इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं, इसके अर्थ में ये प्रयुक्त होता है। तो जैसे समाचार पत्र के लिए आप कहते हैं रिपोर्टिंग रूम, इसको कहा जाता है, कई बार जो रिपोर्टर्स है वो भी करते हैं। चलिए अब ये अगला देख लेते हैं, प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेलिंग में बता रही हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन में उसमें भी आपको कहा गया, आप शॉर्ट में भी इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे पहला है इसका मुख्य पॉइंट, प्रसंग विशेष या विषय वस्तु इसको कहा जाता है। पहला जो है प्रतिवेदन के मुख्य तत्व हम देख रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि आपको पूरे फुल सॉल्यूशंस, कंप्लीट सॉल्यूशंस इसी चैनल पे मिलेंगे। जैसे कि इंग्लिश का आपको 1 से 25 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन केवल एक वीडियो में दिया गया है। ये आपको पूरा मिल गया सॉल्यूशन। यदि आपने इंग्लिश का पेपर फुल सॉल्व नहीं किया तो जाइए फटाफट से 1 से 25 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन मिल रहा है वीडियो में एक ही, तो उसको लिख लीजिए, जिससे क्या आपके सारे जो आंसर सीट है वो कंप्लीट हो सके। और हिंदी का भी ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, 1 से लेकर 24 तक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो ये भी आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है। इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो प्रसंग विशेष ये है, इसमें किसी भी घटना, समस्या, आरोप प्रत्यारोप, दंगा फसाद, विवाद, पूरा ये चीज़ें रहती है। इसमें कोई भी हो सकता है, टॉपिक इसके अलग अलग, जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह पे भी हो सकता है। आगे आप इसको और इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए प्रतिवेदन हेतु व्यक्ति अथवा समिति, यहाँ पर नियुक्त व्यक्ति जो रहता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, तो प्रतिवेदन का दूसरा आवश्यक तत्व है, ये तत्वों के बारे में कहा गया। तो आप इनको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर समिति तैयार की जाती है, इसमें यहाँ तक कि आप इसको एंड कर सकते हैं। और चाहे तो इसमें और भी बहुत सारा डिटेलिंग है, ये मैं आपको सारा बता दी हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो ये पूरा आपको लिख लेना है। चलिए तीसरा पॉइंट है, निश्चित समय सीमा में आपको प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। समय हर चीज़ के लिए संभव होता है, आपको हर चीज़ में यहाँ पर जो है टाइम की बहुत वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आप ये पूरा लिख सकते हैं। तो किसी भी घटना का निश्चित समय सीमा में होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, प्रमाणिक जानकारी और पूर्ण जांच पड़ताल, ये भी इसका पॉइंट है, तो ये भी आपको इसमें लिख लेना। चौथे नंबर का पॉइंट है, देख लीजिए आपको इस प्रकार से लिखना है, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है परंतु ये तत्व को आपको पूरा समझाना चाहिए, जिससे क्या हो, ये सारा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ये तत्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभिमत। आप चाहे तो कोई भी 3 से 4 तत्व बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं आपको 6 तत्व बता देती हूँ, तो 6 तत्वों को आपको चाहे तो डिटेलिंग में लिख सकते हैं या फिर इसको शॉर्ट में समझा दिया। अगला है क्रमबद्धता या लिपिबद्धता, तो इसको भी लिख लेना है, लिपिबद्धता, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आपको एक दोहा पूछा गया, सुधी सुधी जाए है आँखी लगी रहे, आँखी लगी थी नाही, कवि ने सुधी और आँख लगना जहाँ पर वर्णन बताया वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर प्रसंग जो है ये बिहारी जी ने नायक नायिका की याद में डूबे हुए जो नायक है नायिका दोनों एक दूसरे की याद में डूबे हुए उसका वर्णन किया है। मतलब यहाँ पर एक दूसरे को दोनों याद कर रहे हैं, तो ये पूरा वर्णन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो व्याख्या है वो हो जाएगा। तो व्याख्या को पूरे आपका यहाँ से होगा। शुद्धि शब्द का अर्थ है स्मरण, याद, और दूसरा व्यापक अर्थ है चेतना या होश। तो इस तरह आप आंख लिखना मुहावरे का अर्थ जानते हैं। तो किसी वस्तु का या उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना या किसी से प्रेम होना, और दूसरे अर्थ में भी प्रयोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर बताई गई है, आँख लग गई जिसका अर्थ क्या होता है सोना, इस प्रकार यहाँ पर जो बताया गया है। तो इसमें आप देखिए इसका वर्णन क्या है, नायक है नायिका क्या कर रहा है, अपने सखा या सखी से अपनी मनोदशा का वर्णन कर रहा है। जब जब मुझे अपने प्रिय की याद आती है तो मैं अपनी सूझ बूझ भूल जाती हूँ, यानी आपको व्याख्या यहाँ से शुरू करनी है। तो यहाँ से आपकी व्याख्या हो जाएगी, यानी उनका स्मरण करते ही मैं अपनी सारी चेतना सारी सूझ बूझ गवा बैठती हूँ। मेरी आंखें उसकी आंखों में उलझी रहती है, अर्थात मेरा ध्यान उसकी आंखों में ही लगा रहता है, फलस्वरूप मुझे नींद भी नहीं आती। यह अर्थ नायिका के पक्ष में है। इसी तरह इसके विपरीत नायक के पक्ष में भी यही अर्थ है। सेम तरीके से नायक भी यही बताता है। इसमें कुछ विशेष है जो आप लिख सकते हैं। यह काव्य सौंदर्य है। आंख लगना मुहावरे की दोनों अर्थ छवियों का एक ही पंक्ति में प्रयोग सराहनीय है। सूदी शब्द आंख लगना का दो बार लेकिन भिन्न अर्थों में प्रयोग होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक। और यहाँ पर और भी जो पॉइंट है ये दोनों लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 जो हमारा छूट चुका है, महादेवी वर्मा की कविताओं की काव्य सौंदर्य का आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा छूटा है उसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना, पूरे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट हो रहा है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक के। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, महादेवी की कविता में सौंदर्य के विविध रूपों का मनोहर चित्रण हुआ है। उनकी सौंदर्य अनुभूति विलक्षण है। वह छायावाद के अन्य कवियों के समान ही सौंदर्य भावना को अपने युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में अंगीकार करती है। वह भी अपनी कविता में सौंदर्य के सूक्ष्म रूप को ही प्रतिष्ठित और चित्रित करती है। महादेवी वर्मा सौंदर्य को प्राप्ति सत्य प्राप्ति का साधन मानती है और उनकी सौंदर्य अनुभूति प्रकृति और मानव जीवन दोनों की ओर आक्रामक होती है, आत्मक होती है। ये आपको पूरा उत्तर लिख लेना है। इसके साथ ही यहाँ पर और लिख अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको महापौर को पत्र लिखना है आपके मोहल्ले में जो गंदगी व्याप्त है उसके लिए और बीमारियां फैल रही है उससे। तो यहाँ पर आप जो चेंजेस करना है श्रीमान मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, यहाँ पर महापौर अधिकारी नगर निगम कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा महापौर को पत्र लिखना। तो इससे क्योंकि आपको जो नगर निगम है उसको यहाँ पर अब नगर महापौर है तो वो सुधार लेंगे, बाकी सब कुछ यहाँ पर ऐसे लिखना है। आपको जो जगह दी गई है वो लिख देंगे। मोहल्ले में सफाई व्यवस्था हेतु यहाँ पर लिखना है महोदय, यानी कि आप नगर निगम को बोल रहे हैं, जो महापौर है उनको। सुदामा नगर इंदौर का महत्वपूर्ण मोहल्ला है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, यहाँ पर रायपुर छत्तीसगढ़ या फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जगह वहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर प्रतिष्ठित लोग रहते हैं किंतु यहाँ की सफाई व्यवस्था क्या है, बहुत खराब है। सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे, नालियाँ बंद पड़ी जिससे पानी चारों ओर फैल रहा है। सीवर चौक है उफन रही है। गंदगी और बदबू का सभी तरफ साम्राज्य, मक्खी मच्छरों से बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही है। ये लिखना पड़ेगा आपको। सफाई की नियमित व्यवस्था का भी अभाव है। सफाई कर्मी या तो आते नहीं हैं और आते भी तो यहाँ की दशा बहुत बुरी है, इसी कारण यहाँ पर दर्शन भी नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में आप जनहित में त्वरित कार्यवाही कर इस क्षेत्र की जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था करें। सर धन्यवाद। और ये दिनांक हो जाएगा और यहाँ पर आप जो बहुदीय त्रिभुवन प्रसाद यहाँ पर अपनी जगह का नाम, और जैसे कि यहाँ पर रायपुर छत्तीसगढ़, ये आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एक प्रश्न है जो पूछा गया है, मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था कि शक्ति का विस्तार या विस्तार की शक्ति। तो ये इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी व्याख्या इसका जो अर्थ है पूरा, तो ये यात्रा वृत्तांत से लिया गया है। आखिरी चट्टान, इसके प्रसंग भी यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका वर्णन किया है, विशाल समुद्र वगैरह का। तो ये पूरा लिख लेना आपको। जैसे कि हिंद महासागर में स्थित एक ऊंची सी चट्टान पर खड़ा होकर चट्टानों से टकराती लहरों को देख रहे हैं, ये पूरा वर्णन हो जाएगा। व्याख्या देखिए इसकी व्याख्या, तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। लेखक कन्याकुमारी मंदिर के सामने समुद्र में स्थित एक चट्टान पर खड़ा होकर समुद्र के फैलाव को देख रहा था। ये फैलाव इतना व्यापक था कि लेखक की नज़र दाएं बाएं और सामने जहाँ जहाँ तक जा रही थी उससे सागर के पानी के अलावा और भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेखक यह देखकर सहसा दार्शनिक सा उठता है। वह अपने पूरे होशोवाद से अनुभव करता है कि समुद्र की ताकत कितनी अधिक है। साथ ही उसे जो समुद्र की व्यापकता है उसकी भी शक्ति का एहसास होता है। और इससे अभिप्राय क्या है कि समुद्र जितना ताकतवर है उतना ही बहुत विशाल भी है। उसके विस्तार और ताकत में कौन अधिक शक्तिशाली ये वो नहीं समझ पा रहा है, इसलिए इसमें कहना बहुत मुश्किल है। तो ये पूरा विस्तार उसका हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आखिरी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 24। इसमें आपको पूछा गया है जो विराट की पद्मिनी है, इसमें कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा, या कौन से पात्र ने आपको प्रभावित करा। इसका उत्तर है ये। तो विराट की पद्मिनी डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह पुस्तक वृंदावन लाल जी द्वारा सुनी गई एक कथा पर आधारित है और यह कहानी झांसी के एक राजा और एक रानी पर आधारित है। राजा की मृत्यु के बाद रानी कैसे उसका बदला लेती, ये पुस्तक में सब कुछ आपको वर्णन में बताया गया।
आपको कौन से पात्र प्रभावित करते हैं? तो तारा तथा कुमुद के पात्र है। यह नारी पात्र पुरुष पात्रों को प्रेरणा ही नहीं देते, संसार के संघर्ष में स्वयं लड़ते हुए अपनी शक्ति का परिचय भी देते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई सामाजिक और अपने राज्य के लिए खूब लड़ी, जैसे कि हम जानते हैं। तो ये भी इसी के लिए है। तो यहाँ पे जो पात्र है उनके बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे कि कुमुद, जो हमने यहाँ पर बताया कि कुमुद का पात्र। तो कुमुद का चरित्र दिव्य प्रेम बलिदान की एक मधुर अग्नि है। वह दुर्गा के अवतार न बन पाई हो, विराटा की पद्मिनी अवश्य बन जाती है। यहाँ पर जैसे कि शीर्षक में इसका नाम है विराट की पद्मिनी, तो वही उस पर कुमुद के बारे में लिख देंगे, उसकी विशेषता। और यहाँ पर कुमुद का चरित्र चित्रण इस प्रकार से लिख देंगे। ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो बात करते हैं नेक्स्ट, तो विराट इसमें देवी सिंह का चरित्र जो बताया गया वो कैसा एक वीर है। तो विशेषता लिख देंगे देवी सिंह की, वो रणकुशल है, धर्मपरायण है, राजनीति में दक्ष और अपने कर्तव्य के प्रति सजग और संवेदनशील और सहृदय राजा के रूप में सामने आता है। तो ये यहाँ पर आप लिख देंगे इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा देवी सिंह का चरित्र चित्रण आपको लिख देना है यहाँ पर। तो ये हमारा पूरा जो सॉल्यूशन है ये कंप्लीट हो जाता है। 1 से लेकर 24 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी का हो गया यहाँ से। इसके साथ ही और ऐसे ही वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे सभी विषयों के, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, यहाँ पर आपको जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वो भी दे दिया गया है, तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना होगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। और साथ ही हिंदी का कंप्लीट जो इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन है वो भी आपको कंप्लीट करना है। 1 से 25 तक पूरा आपको वीडियोस मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।